नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं हमारा खास आयोजन इन्वेस्टर महाकुंभ, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को समृद्धि की यात्रा में शामिल कराना ही हमारा मकसद है आज के अभियान में। हमारा मानना है कि देश में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो जानकारी के अभाव में निवेश के दूसरे विकल्पों से दूर हैं। उनकी इस हिचक को खत्म करने की कोशिश है इन्वेस्टर महाकुंभ, ताकि उन्हें भी मिले वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। और अगले 1 घंटे तक हम सुलझाएंगे आपके शेयर, कमोडिटी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सारी उलझने। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा, निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी ही देर में, और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी भी हैं हमारे साथ। पटना से सवाल पूछना चाहते हैं। प्रणव, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी उम्र 25 साल है और मेरी इनकम 20,000 प्लस है। मुझे एक टर्म प्लान लेना है और मुझे ये जानकारी चाहिए कि मेरे एज और मेरे इनकम के अनुसार अभी सबसे बेस्ट टर्म प्लान कौन सा होगा जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। 25 साल की उम्र है हेमंत, और इस वक्त प्रीमियम काफी कम पड़ेगा। अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इन्हें कौन सा टर्म प्लान देखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि उन्होंने जो प्लान चुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि टर्म प्लान की हम जब बात करते हैं, इंश्योरेंस का जो बेसिक पर्पस है वो होना चाहिए रिस्क कवर के हिसाब से। और जैसा आपने कहा कि उनकी एज के जो अभी उनकी उम्र है, तो ये डिसाइड करना कि मुझे कितना रिस्क कवर चाहिए। तो मुझे लगता है इस स्टेज पे करीब 10 गुना उनकी जो एनुअल इनकम है वहां से वो शुरुआत करें। एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आगे जाके जैसे जैसे इनकम बढ़े, इन्फ्लेशन का ध्यान रखते हुए उसको भी बढ़ाना चाहिए। काफी बार क्या होता है कि हमने एक टर्म प्लान लिया और अगले 10-15 साल तक हम उसको बढ़ाते नहीं है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म प्लान लीजिए, बिल्कुल सही है रिस्क कवर के लिए। प्रीमियम बहुत कम है आज 10 गुना। ये बेसिकली एक थंब रूल है, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपकी अगर वो लाइबिलिटीज है तो उनको भी आप ऐड कर लीजिए। बट जैसा मैंने कहा, शुरुआत यहां से कर दीजिए और उसके आगे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़े उसके हिसाब से अपना जो रिस्क कवर है उसको बढ़ाते रहें। और ये पटना में है तो इनको मुझे लगता है ऑनलाइन टर्म प्लान भी मिल जाएगा। जो टर्म प्लान है उनका प्रीमियम काफी कम है, अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक अच्छी टर्म प्लान जो अगर ऑनलाइन लेंगे, कुछ एक कंपनीज है जहां पे ये देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू की देख सकते हैं या फिर एचडीएफसी और रेलिगेयर, इन 3 इंश्योरेंस कंपनीज की टर्म प्लान को देख के, जैसा मैंने कहा, ऑनलाइन लेंगे तो प्रीमियम और भी कम होगा। झारखंड चलते हैं, जेवियर लाकड़ा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। उनका क्या सवाल है, आइए जान लेते हैं। जेवियर, मुझे ये बताइए आपका सवाल क्या है? मैडम, मैं एक्चुअली गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ थ्रू बाय SIP। तो इसके लिए कौन सा सबसे अच्छा ये म्यूचुअल फंड है? फंड के बारे में जानना चाहते हैं जहां आप पैसा लगा सकते हैं। सोने में हेमंत हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा है, काफी लोग नए नए ऑप्शंस देख रहे हैं। SIP कोई करना चाहता है तो कौन से फंड को देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि SIP जो तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का काफी अच्छा तरीका है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ समय में गोल्ड प्राइस में वॉलेटिलिटी आई है और तकरीबन कई बार क्या होता है कि जब देखा एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में अगर काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो एक टेंडेंसी रहती है कि बहुत ज्यादा लमसम लगा दिया तो वो प्रॉब्लम है। किसी को अगर गोल्ड एक्यूमुलेट करना है तो मुझे लगता है सही तरीका है सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड के पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक तो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं उस तरीके से आप खरीद सकते हैं। जाहिर सी बात है उसके लिए आपको एक डीमैट की जरूरत होगी और साथ में किसी ब्रोकर के साथ आपको एनरोल होना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको SIP करनी है तो मुझे लगता है सही तरीका है, अगर आप वो स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो एक जो गोल्ड सेविंग्स फंड जो होते हैं, गोल्ड फंड, ये बेसिकली फंड ऑफ फंड्स हैं। यानी अगर मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड के आपने फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट किया, जो भी पैसा उसमें आता है वो उसी म्यूचुअल फंड के ETF में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हेमंत, मुझे ये बताइए, आपने ये तो बताया कि क्या तरीके क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा देखे। हमने देखा है कि बहुत सारे फंड्स अभी मार्केट में मौजूद हैं। इसके अलावा लोग कभी कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर उन्हें सोने में निवेश करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो वो परसेंटेज क्या हो जो वो एलोकेट कर सकते हैं। देखिए, जो थंब रूल है गोल्ड का वो है 10 से 15%। बट फिर जैसे मैंने पहले कहा, डिपेंड करता है आपको किस लिए इन्वेस्ट करना है। 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो आप एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो थंब रूल हो गया आपका 10 से 15%। साथ में आप चाहते हैं, जैसे हमारे कुछ गोल्स हैं, जैसे अगर कोई चाहते हैं कि हम बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसा एक्यूमुलेट करना है, तो हमको मालूम है कि शादी में हमको कुछ पैसा जो है गोल्ड पे खर्चा करना है, उसका भी हिस्सा अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली 10% से या 15% से थोड़ा ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। SIP के लिए जैसा उन्होंने कहा, 2-3 फंड मैं इनको बता रहा हूँ। रिलायंस का गोल्ड सेविंग फंड देख सकते हैं, कोटक म्यूचुअल फंड का सेविंग फंड या SBI का। ज्यादातर जो गोल्ड सेविंग फंड है उनकी परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो ETF में गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं।
ओके, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं जिगर पटेल अहमदाबाद से सवाल पूछना चाहते हैं। जिगर जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अहमदाबाद से जिगर पटेल बात कर रहा हूँ। मेरी एज 25 ईयर्स है और मैं अभी इंश्योरेंस सेक्टर में टर्म प्लान लेना चाहता हूँ। तो ये राइट टाइम है टर्म प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए, और कौन से कंपनी के थ्रू मैं जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है इंश्योरेंस में? 25 साल की उम्र है और वक्त एकदम सही है उम्र की बात अगर करें तो, लेकिन मेरा बेनिफिट हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा जिगर कंफ्यूज है, टर्म प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सही वक्त है कि नहीं। जहां तक टर्म प्लान की जैसे बात है, हमने पहले कहा कि ये एक रिस्क कवर है, प्योर रिस्क कवर के लिए टर्म प्लान लिया जाता है। और जब भी आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हो और जितना जल्दी आप शुरू करें उतना अच्छा है, उसके लिए कोई सही वक्त की बात नहीं है। जैसे ही आप इन कमाना शुरू करें, आपके ऊपर डिपेंडेंस है, जितनी कम उम्र में लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, एक बार शुरुआत करने के बाद जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़े, डेफिनेटली उसको आप कवर को बढ़ा दीजिए। कुछ हमने टर्म प्लान के बारे में ऑलरेडी बात की है। जैसा मैंने कहा, यहाँ पे भी इनको अगर ये टर्म प्लान जो है अगर ऑनलाइन लेंगे तो इनका प्रीमियम में काफी फर्क पड़ जाएगा। ओके, अगला सवाल मनीष कुमार पटना से पूछना चाहते हैं। मनीष नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी उम्र 30 साल है और मेरी इनकम 50,000 रुपये प्रति माह है। मुझे 20 साल में 1 करोड़ की जरूरत है। मुझे किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? 20 साल में 1 करोड़, ये नहीं बताया इन्होंने कि कितना निवेश कर सकते हैं, लेकिन कितना निवेश करें ताकि ये गोल पूरा हो सके। हेमंत, देखिए स्वाति, 2 चीजें यहाँ पे। सबसे पहला तो इनका जो टाइम होराइजन है करीब 20 साल का है, तो जाहिर सी बात है उनको ऐसी एसेट क्लास देखनी है जहाँ पे वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है उनका वो बेटर होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड डाइवर्सिफाइड फंड रहते हैं। किसी भी एक अच्छे इक्विटी फंड में, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उन वेल डाइवर्सिफाइड फंड में करें, स्पेशली उसमें जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक जो उनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता हो। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, डिपेंड करता है कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 2 या 3 फंड ज्यादा से ज्यादा रखने चाहिए, डिपेंड करता है कितना अमाउंट आपके पास है। 2-3 फंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या डिफरेंट तरह के आपको फंड मिल जाएंगे। एक आप चाहिए तो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड ले सकते हैं, एक मिड कैप फंड ले सकते हैं, एक लार्ज कैप फंड ले सकते हैं। और 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट ये है, एक बार शुरुआत करने के बाद, बहुत बार देखा है हमने इन्वेस्टर्स को, शुरुआत करेंगे और मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव आया तो फिर बंद कर देते हैं। वो बिल्कुल सही नहीं है। कोशिश करना है कि एक बार शुरुआत करें तो अपने पूरे जो टाइम होराइजन है उसमें आप उसको इन्वेस्ट करते रहें। साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पे इन्होंने एक लॉन्ग टर्म गोल तो देख लिया अपना 20 साल का। जरूरी है कि बीच में भी इनके गोल्स होंगे, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में। क्या होता है अगर हमने हमारी नजर सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर है, हमने उसके लिए कमिट कर दिया और बीच में जो हमारी जरूरत पड़ेगी हमको मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में, उसके लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया है, या हमने वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है मीडियम या शॉर्ट टर्म में, उनके लिए हमने डेट या डेट ओरिएंटेड फंड्स का या दूसरे ऑप्शंस उनका पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, तो क्या होगा, जब भी हमको थोड़ा कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एसआईपी को बंद करेंगे। तो आई थिंक ये 2 चीजें शुरुआत ध्यान में रखे, उसके बाद अगर ये अपनी एसआईपी शुरू करें तो मुझे लगता है जो टारगेट है उनका, एक फिगर बता सकता हूँ, 15 साल के लिए अगर ये इन्वेस्ट करें, 8,000 रुपए अगर इन्वेस्ट करें 15% के हिसाब से, तो उनको 1 करोड़ रुपया। और क्विकली हेमंत, अगर 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो रिव्यू करने की भी जरूरत होगी, तो कितने ड्यूरेशन पे इनको एक बार अपना पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। हमारी जो कमिटमेंट होनी चाहिए, जैसा हमने पहले कहा, इक्विटी, वो इक्विटी एसेट क्लास से है, उन ऑप्शन से नहीं है जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो हर इन्वेस्टर को ये समझना जरूरी है, आपकी कमिटमेंट इक्विटी एसेट क्लास है, ना कि ऑप्शन से। साल में एक बार मुझे लगता है आप पोर्टफोलियो को देखें, क्योंकि अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड फंड लेंगे तो, और स्पेशली वो फंड जिनकी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट रही है, तो मुझे नहीं लगता हर 3 या 6 महीने में उसको देखने से फायदा है। और किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो को खराब होने में भी कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है। तो आई थिंक 1 साल का समय दें। जैसा मैंने कहा, वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स को इन्वेस्ट करें और एक बार शुरुआत करें, पूरे समय तक उसमें अगर इन्वेस्ट करते रहें। एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आज इनके पास एक टारगेट है, आगे जाके जैसे आपने इंश्योरेंस के लिए कहा, यहाँ पे भी कहूंगा, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़े, कोशिश कीजिए कि अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसको बढ़ाते रहें। ओके, इन्वेस्टमेंट अमाउंट धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मीडियम टर्म गोल्स भी आप ध्यान में रखें। अगले दर्शक के पास चलते हैं। अहमदाबाद से पार्थ हमारे साथ लाइन पर हैं। पार्थ, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप आज? सर, मैं 26 साल का हूँ सर, और मेरी एनुअल सैलरी अराउंड 5 to 5.5 लाख है। ओके, और मैं एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ टू कवर डेथ रिस्क, बट मैंने सर्च किया कि मोस्टली पॉलिसीज आर अप टू 30 ईयर्स है। सो मैं कोई पॉलिसी लेता हूँ तो वो अभी मेरी 26 है, तो वो 56 ईयर्स तक ही वो कवर होगी, जबकि मेरा रियल डेथ रिस्क स्टार्ट होता है नॉर्मल लाइफ में आफ्टर 60 ईयर्स।
तो मैंने एक ही ऐसा प्लान देखा कि जिसका टर्म प्लान है 30 ईयर से ज्यादा, वो एगॉन डेलीगेट का, लेकिन उसका सेटलमेंट रेशियो बहुत लो है। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर क्या पॉसिबल है जो कह रहे हैं, जो इनका फिलहाल फ्यूचर प्लान करने की कोशिश हो रही है, जो इनको दिक्कतें आ रही है, इनके लिए इजीएस्ट सोल्यूशन क्या होगा इसमें? देखिए, टर्म प्लान तो बिल्कुल सही है, जैसे हमने पहले भी बात की है। आई थिंक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनको समझने की जरूरत है। ये बात कर रहे हैं कि हम लाइफ को रिस्क कवर कर रहे हैं। आप किस समय करना चाहेंगे? जो आपके वो साल हैं जब आप कमा रहे हैं। जब तक आप 56-60 में पहुंचते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी हो चुकी है, आपका जो रिस्क वाला जो पीरियड है वो निकल चुका है। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो पीरियड जहां पे आप, जिसको हम एक्यूमुलेशन स्टेज बोलते हैं, जहां पे हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो हमारी इनकम के बहुत अच्छे साल है, जहां पे हमारी इनकम बढ़ती है, उसको कवर करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसलिए एक टर्म प्लान लें यहाँ पे, और रिस्क कवर के लिए जैसा मैंने कहा। और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उनको सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि खाली अगर कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली तो पैसा वहां से आएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस है वो भी उस दौरान बढ़ता रहेगा और अच्छा सा कॉर्पस आपको बन जाएगा। हृदय पूछना चाहते हैं। हृदय नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी 8,000 रुपए अपने म्यूचुअल फंड में लगाए हैं। हाँ, उसमें रिलायंस में 2,000 रुपए, HDFC टॉप 200 2,000, प्रूडेंस में 2,000 और SBI इमर्जिंग बिजनेस में 2,000 लगाया है। अभी मैडम मेरा पूछना है कि ये मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, और 10,000 रुपए पर मंथ मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो एक दो अच्छे फंड सजेस्ट कर दीजिए मैं डाल सकूँ। कितने सालों के लिए निवेश कर रहे हैं हृदय आप? मैं निवेश 15 ईयर्स तक 15 और 20 साल के लिए करना चाह रहा हूँ। जी, बहुत ही बढ़िया। 15 से 20 साल का नजरिया है। 8,000 रुपए 4 फंड में डाल रहे हैं, 10,000 और निवेश करना चाहते हैं। हेमंत, पोर्टफोलियो कैसा है इनका? ठीक है सॉरी, पोर्टफोलियो तो काफी अच्छा है, और क्योंकि इनका टाइम होराइजन 15 साल का है, तो उन्होंने जो फंड चुने हैं वो भी अच्छे हैं, और एसेट क्लास चुनी है वो भी सही है। मुझे लगता है अगर 10,000 उनको और इन्वेस्ट यहाँ पे करना है, बहुत ज्यादा फंड यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर इन्वेस्टर को ये समझना है कि जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट से आपको करीब 40 या 50 स्टॉक मिलते हैं। अगर आपने 4 तरह के डिफरेंट फंड ले लिए, या डिफरेंट सेगमेंट्स के फंड ले लिए आपने, और अलग अलग फिलॉसफी वाले फंड ले लिए, तो बहुत ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने से भी पोर्टफोलियो को नुकसान होता है। उसके बाद में उनको मॉनिटर करना मुश्किल है, और फिर क्या होगा, अगर एक जैसे फंड आपने बहुत ज्यादा ले लिए तो उनकी जो रिएक्शन है मार्केट के हिसाब से वो एक जैसी होगी। तो ज्यादा फंड होते हुए भी आपको सही तरीके से आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। मुझे लगता है एग्जिस्टिंग फंड जो है काफी अच्छे हैं उनके, उसी में कोशिश करें कि 10,000 में से ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड जो है उनमें डालें, और कम पैसा जो है मिड कैप में डालें। सिर्फ इतना ध्यान रखें, बाकी जो इनको जो भी एडिशनल पैसा लगाना है वो एग्जिस्टिंग फंड में ही लगाएं। जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं हेमंत, वो कब ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, सेक्टोरल फंड जो है, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वो फंड है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जो है वो उतने डाइवर्सिफाइड नहीं है, क्योंकि जब आप एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा जो है 10 से 15 डिफरेंट सेक्टर्स में जाता है, डिफरेंट सेगमेंट्स में जाता है। यहाँ पे क्योंकि एक ही सेक्टर में, और वो भी डिपेंड करता है किस सेक्टर में, कुछ सेक्टर्स में कंपनी ज्यादा है, कुछ सेक्टर्स में कम है, जो ब्रॉड डेफिनेशन भी हो सकती है। तो एक तो रिस्क यहाँ पे ये जाता है कि एक ही सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे किस स्टेज पे आप ऐड करें, जब आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाए, जब आपका सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एस्पेक्ट ये होना चाहिए कि आपका जो कंफर्ट लेवल है इक्विटी एज एन एसेट क्लास, वो आना चाहिए पहले। उसके बाद जाके आप सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। और हर इन्वेस्टर को ये भी समझना चाहिए कि अगर कोई अच्छे फंड हैं जो आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो सेक्टर इन फंड्स में जरूर होंगे, अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी। तो तभी एक जाके सेक्टर फंड चुने जब आपका कंफर्ट लेवल एसेट क्लास से बढ़ जाए और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा हो जाए। और अगर आप ले भी तो 10% से ज्यादा सेक्टरल फंड में पैसा मत लगाइए। अगला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इन्वेस्टर महाकुंभ में। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अगला सवाल लेते हैं भोपाल से। सुनील तिवारी जुड़े हैं हमारे साथ। सुनील, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सुनील तिवारी भोपाल से। मेरी एज 31 साल है। मेरा को प्रश्न यह है कि अपनी सेविंग्स से रिलेटेड मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स प्लान इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में? इंश्योरेंस में अगर मुझे करना है तो यूनिट लिंक्स प्लान में जाऊं या ट्रेडिशनल प्लान में जाना अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा?
निवेश करना चाहते हैं और मुझे लगता है इसके लिए हेमंत यूलिप या फिर ट्रेडिशनल प्लान दोनों ही ना ले तो ज्यादा बेहतर ना हो? जी बिल्कुल, इन्होंने कहा कि अब शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पे। हम दो डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं। जब ये हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इंश्योरेंस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट कोई भी शुरू करे उससे पहले थोड़ा सा प्लानिंग करने की जरूरत है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्ट करने से पहले सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। उसमें 3 चीजें देखनी है। एक तो आपका जो लाइफ कवर है वो होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, और तीसरी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उन तीनों चीजों को रिस्क मैनेजमेंट होने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सही तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट का? काफी बार इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे जो भी ऑप्शन मिला उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो कभी किसी एसेट क्लास में एक्सपोजर ज्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। सबसे सही तरीका है कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो गोल्स हैं उनको आप डिफाइन कर लीजिए। जैसे हमने पहले बात की, हमारे गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। उनको डिफाइन करें, उनके लिए समय निर्धारित करें और सबका एक टारगेट बनाएं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि आपके लिए इन्फ्लेशन को आप कंसीडर करें। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज की कॉस्ट से लेके अपना इन्वेस्ट करना शुरू करें और बाद में बहुत बड़ा आपको गैप मिले वहां पे। तो गोल्स अगर आप डिफाइन करें, टाइम होराइजन लें, टारगेट लें, उसके हिसाब से आप अपनी एसेट एलोकेशन डिसाइड करें। यानी कितना पैसा आपका इक्विटी में जाएगा। उनका सवाल ये भी था कि हम इक्विटी में कितना डालें और बाकी जगह में कितना डालें। जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में जाएगी, और जो शॉर्ट टर्म की है वो डेट या हाइब्रिड जो डेट ओरिएंटेड फंड्स है उनमें जाएगी। ऑप्शंस वहां पे काफी हो सकते हैं आपके पास। म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पे ट्रेडिशनल, स्पेशली डेट में अगर हम बात करें वहां पे ईपीएफ तो एक ऑप्शन रहती है सबके लिए, पीपीएफ भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है उन्हीं ऑप्शन को चुने जो टैक्स एफिशिएंट हो, ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले और जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो अच्छा मिले। अगर आप इस तरीके से अगर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो मुझे लगता है जो भी हमारी जो गोल्स हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, वो हम कर पाएंगे। विक्रम शाह अहमदाबाद से पूछना चाहते हैं। विक्रम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं विक्रम शाह बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। मुझे ये जानना है कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से सेक्टर में करना चाहिए? डाइवर्सिफाइड में करना है, रियलिटी में करना चाहिए, या फिर कोई और सेक्टर में करना चाहिए? क्योंकि अभी इंडेक्स जिस तरह से अभी जो लेवल पे है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि इन्वेस्ट करे या ना करे, और अगर करे तो लमसम करूं या फिर एसआईपी में करूं। अभी मेरे पास करीबन 2.5 लाख कैश है, तो मुझे इस तरह से आप जरा गाइड करेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी के जरिए निवेश करना इस वक्त बेहतर होगा? हेमंत, सबसे पहले इनको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा किस तरह से इन्वेस्ट करें, कहां पे इन्वेस्ट करें। जैसे हमने पहले बात की थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनको अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में डालना है। एक बार आपने वो डिसाइड कर लिया, आपने टाइम होराइजन देख लिया, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपका फोकस जो है वेल डाइवर्सिफाइड फंड पे होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, आपको जो कंफर्ट लेवल है वो एसेट क्लास से आएगा, तभी आप थोड़े एग्रेसिव जो है इन्वेस्टमेंट को आप वहां पे ऐड कर पाएंगे। तो एक तो यहाँ पे शुरुआत इनको इस तरीके से करनी है। दूसरा सवाल स्वाति का, इन्होंने पूछा था कि लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर 2.5 लाख रुपए इनके पास कैश है फिलहाल। देखिए, यहाँ पे हमेशा 2 चीजें देखनी है हमें। अगर आपके पास लमसम है और आपके पास लंबा समय का पैसा है, अगर आपको 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उसको आप सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्ट करें तो कोई मायने नहीं है उसके, क्योंकि जितना भी आप समय उसको लगाएंगे आगे इन्वेस्ट करने के लिए, उतना ही आपका जो पीरियड है उतना कम हो जाएगा। तो अगर आपको लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, लमसम पैसा है तो लगा दीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साथ में उसको आप बैकअप करें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से। ऐसा नहीं हो कि आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद इन्वेस्ट ना करें। तो दोनों का मिक्स अगर करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आप सभी का शुक्रिया हमारे इस घंटे का हिस्सा बनने के लिए और हमारे सारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ इस घंटे में हम, जैसे आपने देखा, हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं, आपके निवेश से जुड़े हुए। लेकिन इन्वेस्टर महाकुंभ अब भी जारी है, जहां पर हम लगातार आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं और साथ ही आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी बारीकियां हैं, वो भी समझा रहे हैं। हमारे